नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनचाहा फैसला। ममता एक 40 साल की महिला थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसका बड़ा बेटा 8 साल का और छोटा बेटा 5 साल का था। ममता के पति बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वह गरीब लोग थे और गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे थे। ममता अपने पति को बहुत समझाती थी, शराब पीना छोड़ दे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। ममता एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसके पैदा होने में अभी लगभग 1 महीना बचा था। तो वह अपने पति को कहती है कि अब हमारे 3 बच्चे हो जाएंगे, हमारे खर्च भी बढ़ जाएंगे, इसलिए यह शराब छोड़कर पैसे जमा करना शुरू कर दो, ताकि हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ममता का पति राकेश इकलौता कमाने वाला था। उसी से घर का खर्च चलता था। तो वह अपनी पत्नी ममता को कहने लगा, हाँ ममता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा। अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा और तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूँगा। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन की बात है जब एक दिन ममता का पति राकेश मजदूरी करके घर लौट रहा था, तो रेलवे ट्रैक पर नशे की हालत में होने के कारण उसे ट्रेन आती दिखाई नहीं दी थी और वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। उस दिन ममता का बड़ा बेटा अपनी माँ को बोल रहा था, माँ, आज पापा हमारे लिए समोसे लेकर आएंगे। तो छोटा बेटा बोला, माँ, आज तो पापा मेरे लिए भी एक रिमोट वाली गाड़ी लेकर आएंगे। उसने सुबह पापा को लाने के लिए कहा था। आज तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ममता के दोनों बच्चे यह सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि आज तो उनके मन की मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन उन बच्चों को क्या पता था कि उनकी एक ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। तो ममता बोली, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, आज तुम्हारे पापा तुमसे जो भी कहकर गए हैं वह जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तुम सो जाओ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। ममता अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला देती है, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक राकेश अपने घर नहीं लौटा था। ममता बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब दरवाजा खुलेगा और उसका पति घर आ जाए। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। ममता जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक पुलिस वाला दरवाजे पर खड़ा है और बोल रहा है, क्या यह घर राकेश जी का है? ममता ने कहा, जी हाँ, यह घर उन्हीं का है। क्या बात है, तुम्हारे पति का रेलवे ट्रैक पर देहांत हो गया है। वह नशे की हालत में आई हुई ट्रेन को नहीं देख पाए, इसलिए उसकी चपेट में आ गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई है। आप सुबह को आकर उन्हें देख लेना और उनका अंतिम संस्कार भी करवा देना। यह सुनकर ममता तो खड़ी की खड़ी रह गई थी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि उसके घर में और कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। दूसरे बच्चे को भी जन्म देने वाली थी और 2 बच्चे पहले से ही थे। अब यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब उनका भरण पोषण कैसे करेगी। बेचारी रोते हुए दीवार का सहारा लेकर वहीं पर बैठ जाती है। सुबह को वह अपने पति का अंतिम संस्कार करवा देती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तो वह अपने बच्चों को पालने के लिए लोगों के घरों में काम करने जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। तो लोग उसे कहते हैं कि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद आना। इसी तरह बेचारी मारी मारी फिरती है। कुछ ना खाने की वजह से कमजोरी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ लोग उस पर दया खाकर उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। जब होश आता है तो वह अपने आप को एक वार्ड में पाती है। गिरने की वजह से उसकी डिलीवरी भी जल्दी हो जाती है। उसका बच्चा बहुत ही
प्यारा और मासूम था। वह अपने बच्चे की तरफ देखती है। उसकी छोटी छोटी सी उंगलियां, प्यारी प्यारी सी आंखें और उसका गोरा गोरा सा चेहरा जो बहुत ही मनमोहक लग रहा था। वह अपने बच्चे को उठाकर चूमती है, लेकिन दूसरे ही पल उसे ख्याल आता है कि उसके 2 बच्चे घर में अकेले हैं और जो भूखे बैठे हैं और अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं। ममता नर्स को कहती है, सिस्टर मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। तो सिस्टर उसे घर जाने से मना कर देती है और कहती है, अभी तुम इस हालत में घर नहीं जा सकती हो, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, बेहोश होकर गिर जाओगी। लेकिन ममता मानती नहीं है और कहती है, मुझे अभी के अभी घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे माँ पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वह नर्स दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर एक बड़े सेठ की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। लगभग 8 साल बाद भगवान ने उन्हें औलाद का सुख दिया था, लेकिन वह बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही मर गया था। तो सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसकी पत्नी की दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम मेरे बच्चे को कहाँ लेकर चले गए हो? मुझे अपने बच्चे को गोद में लेना है। लेकिन सेठ अपनी पत्नी को झूठा दिलासा दे रहा था कि हमारा बच्चा थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएगा, तो तुम उसे गोद में ले लेना। जब सेठ ने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने भी उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। तभी नर्स कहती है, डॉक्टर साहब, जिस औरत ने रात को बच्चे को जन्म दिया है वह जाने की बार बार जिद कर रही है। मैं मना कर रही हूँ लेकिन मान ही नहीं रही है। अब आप ही देखो क्या करना है। नर्स की बातों को सुनकर डॉक्टर साहब उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अभी थोड़ा आराम करो, उसके बाद चली जाना। लेकिन ममता कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, मेरे घर पर मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं जो घर पर भूखे बैठे हुए हैं और मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो वह खा सके, इसलिए मुझे घर जाना होगा। डॉक्टर उसकी बात मान लेता है और घर जाने की अनुमति दे देता है। नर्स पीछे से बिल देने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर इशारे से उसे मना कर देता है, कहता है इसे जाने दो। सेठ अभी वहां जाकर यह सभी बातें सुन लेता है। जब वह ममता अपने घर जाती है और देखती है कि उसके बच्चे भूखे हैं, वह अपनी माँ को देखकर दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, माँ कुछ खाने को ले आई हो क्या? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें भी कुछ खाने को दे दो। तो ममता बेचारी अपने बच्चों के खाने की तलाश में घर से निकल जाती है और हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है और खाने को मांगती है, लेकिन कोई भी उसे खाना नहीं देता है। वह कहता है कि अगर अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थी तो फिर पैदा क्यों किया था। उनकी बातों को सुनकर उसे बहुत दुख होता था, लेकिन क्या करें, जब किस्मत खराब हो तो सब कुछ सुनना पड़ता है। वह चुपचाप बिना कोई जवाब दिए खाली हाथ वापस आ जाती है। जब वह घर आती है तो उसे अपने बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है जो अभी रो रहे थे। वह दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आती है और देखती है कि वह सेठ जो हॉस्पिटल में था उसके घर में बैठा हुआ है और उसके बच्चों की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा है, जो खुश होकर खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों को खाना खाते देखकर उसे बड़ा सुकून मिल रहा है। तभी उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ती है तो वह कहता है, अरे भाभी जी आ गई आप, मैं कब से आप ही का इंतज़ार कर रहा था। तो ममता बोली, आप यह खाना क्यों लेकर आए हो और आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तो वह सेठ जी बोले, मुझे आपसे एक काम था। ममता बोली, मुझ गरीब की झोंपड़ी में ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच कर ले आया है और मुझे गरीब से आपको क्या काम हो सकता है? आपने मेरे बच्चों को खाना दिया है,
अगर मेरे बस में कुछ भी हुआ तो मैं आपकी वह ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। मेरी पत्नी ने 8 साल बाद एक बच्चे को जन्म दिया था जो पैदा होते ही मर गया है। मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे तो अभी तक बताया भी नहीं गया है कि उसका बच्चा मर चुका है। अगर उसे यह बात पता चली तो शायद उसकी दिमागी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कुछ भी हो। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपके बच्चे को गोद ले लूँ और अपनी पत्नी की गोद में डाल दूँ, क्योंकि डॉक्टर ने यही सलाह दी है कि अगर किसी बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया जाए तो यह ठीक हो सकती है, वरना कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वह विनती करता है कि आप यह बच्चा मुझे दे दो। इसके बदले मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, क्योंकि आपकी तो वैसे भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप 3-3 बच्चों को पाल सको। आपके पास तो 2 बच्चे पहले से ही हैं, तो क्यों ना आप यह बच्चा मुझे दे दें और मेरे दिए गए पैसों से अपने दोनों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, जिससे आपके तीनों बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। ममता यह बात को सुनकर खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। तो वह कहने लगी, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे दे दूँ? एक माँ अपने बच्चे को अपने से जुदा कैसे कर सकती है? लेकिन सेठ जी बार बार विनती करता है तो ममता का दिल पिघल जाता है और वह अपने बच्चे को उसकी गोदी में डाल देती है। सेठ बच्चे को लेकर चला जाता है और जाने से पहले कहता है, जब भी आपका मन करे अपने बच्चे से मिलने आ सकती हो। उसके बाद ममता का बच्चा सेठ जी के घर में बड़े ही ऐशो आराम से पलता है। उसे महंगे महंगे खिलौने दिए जाते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, हर तरह की सुख सुविधा दी जाती है। वह बड़े मज़े से पल रहा था। अब तो सेठ की पत्नी की हालत भी अपने बच्चे को पकड़कर ठीक हो गई थी। वह उसे खूब लाड लड़ाती थी, लोरी सुनाती थी, थपकी दे देकर सुलाती थी और अपनी आंखों से ओझल नहीं करती थी। एक दिन ममता के मन में अपने बच्चे को देखने का लालच आ गया। वह अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी, तो वह उससे मिलने के लिए सेठ जी के घर आ जाती है। जब घर आती है तो दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या काम है? तो वह कहती है, मैं नौकरानी हूँ, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? नौकर अपनी मालकिन से पूछने जाता है जहाँ सेठ जी भी बैठे हुए थे, तो वह उसे अंदर बुला लेती है। सेठ जी उसे देखकर घबरा जाता है कि कहीं ममता मेरी पत्नी को कुछ बता ना दे। तो वह कहती है, मैडम जी मुझे काम दे दो, मुझे काम की ज़रूरत है। दूसरी तरफ भी उसका बच्चा पालने में पड़ा हुआ खेल रहा था। सेठ जी की पत्नी मना कर देती है, नहीं, हमारे घर में तो पहले से ही नौकर लगे हुए हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी कहते हैं और ममता की भावनाओं को समझते हैं। वह उसे काम देने के लिए कहते हैं, तो सेठ जी की पत्नी उसे काम पर रख लेती है और अगले दिन से ही काम पर आने को कहती है। ममता रोज घर के कामों को भी करती थी और बच्चे की भी देखभाल करती थी, लेकिन उसे दूर से ही देखती थी। उसका मन होता था उसे गोद में उठाने का, लेकिन उसे बच्चे को उठाने की परमिशन नहीं थी। एक दिन जब सेठानी नहाने के लिए जा रही थी तो वह ममता से बोली, आज आया भी नहीं आई है, इसलिए जब तक मैं नहा कर ना आऊँ बच्चे के पास ही रुकना, इधर उधर मत जाना। ममता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो जाने कब से इस मौके की तलाश में थी कि वह अपने बच्चे को करीब से देख सके। जब सेठानी नहाने चली जाती है तो ममता उसे उठाकर बहुत सारा प्यार करती है, उसके माथे को चूमती है और उसे कहती है, काश मैं तुझे अपने पास ही रख पाती हमेशा हमेशा के लिए। उसकी यह बातें सेठानी सुन लेती है, थोड़ी देर खड़ी होकर उसकी बातें सुनती है और फिर कहती है, अब समझ में आया, तू यहाँ मेरे बच्चे को चुराने के लिए आई है। आज के आज मैं तेरा हिसाब कर देती हूँ, अपने पैसे ले और निकल जा यहाँ से। वह उसके हाथों में कुछ पैसे पकड़ाकर उसे घर से निकाल देती है। काम से निकालने के बाद वह अपने बच्चे को नहीं देख पाती थी, लेकिन उसे पता था कि आया उसके बच्चे को बाहर घुमाती है, तो वह
अपने बच्चे को बाहर से ही वाकर में बैठा हुआ देखती है और खुश हो जाती है। लेकिन आया जब यह बात सेठानी को बताती है कि ममता रोज उसके बच्चे को देखती रहती है, तो सेठानी को शक हो जाता है और वह सेठ जी को कहती है, ममता की नज़रें हमारे बच्चे पर है, शायद वह हमारे बच्चे को कुछ करना चाहती है। अब तो सेठ जी का दिमाग भी घूमने लगा था, इसलिए वह एक दिन ममता के घर जाकर बहुत सारे पैसे और खाने पीने का सामान रख कर जाते हैं। उस समय ममता घर पर नहीं थी। जब ममता घर आती है तो उसका बेटा बताता है कि जो अंकल एक बार पहले आए थे और जो हमारे लिए खाना भी लाए थे, वही यह सब रख कर गए हैं। वही हमारे लिए इतने सारे कपड़े भी लेकर आए हैं। उन्हें देखकर ममता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे तो सेठ जी पहले भी देते थे, लेकिन इतना कुछ एक साथ यह थोड़ा अजीब लग रहा था। अगले दिन जब ममता काम करने बाहर जा रही थी तो पड़ोस की एक महिला उसे कहती है, सेठ जी कहीं अपने परिवार के साथ चले गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी यह बात सुनकर ममता का दिल धक से रह गया था, क्योंकि उसे उसके बच्चे से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया था। फिर उसे समझ में आया कि सेठ जी इतने सारे पैसे और सामान क्यों देकर गए हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ममता का बेटा बड़ा हो गया था और सेठ जी की मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे ने ही उनके काम को संभालना शुरू कर दिया था और वह समाज सेवा भी बहुत ज़्यादा करता था। उन्होंने उसका नाम वैभव रखा था। एक दिन सेठानी अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी तो सेठ जी की अलमारी खोल कर देखती है। उसमें से एक डायरी निकालती है। वह उस डायरी के पन्ने पलटने लगती है। उस डायरी के एक पन्ने में लिखा था, वैभव हमारा सगा बेटा नहीं है, वह उस औरत का बेटा है जो हमारे घर में नौकरानी बनकर आई थी। वह एक बहुत ही भली औरत थी और वह औरत कोई और नहीं ममता थी, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को हमें सौंप दिया था। उसने और भी वह सारी बातें जो भी अस्पताल में हुई थी, सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। यह बात जानने के बाद सेठानी चौंक गई थी, क्योंकि उस औरत को सेठानी ने चोरनी कहकर घर से बाहर निकाला था और उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की थी। अब उसे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी और सोचने लगी कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, जो एक भली औरत को कितना कुछ सुना दिया था, जिसकी वजह से हमारे घर आंगन में खुशियाँ आई, उसी को हमने खरी खोटी सुनाकर और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। यह सोच सोच कर सेठानी फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसका बेटा वैभव अंदर आता है। अपने बेटे को देखकर जल्दी जल्दी से डायरी को छिपा देती है, लेकिन वैभव डायरी छुपाते हुए अपनी माँ को देख लेता है। वैभव कहता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो। सेठानी कहती है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन बेटा तुमने आज आने में बहुत देर कर दी, कहाँ थे? माँ, आज एक बूढ़ी अम्मा सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आया हूँ। बस इसी सब में देर हो गई। जब वैभव की माँ बाहर जाती है तो वैभव उस डायरी को निकाल कर पढ़ने लगता है। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। जब उसे पता चलता है कि सेठानी उसकी असली माँ नहीं है, उसे जन्म देने वाली तो कोई और है, तो वह बहुत दुखी होता है। इतने में सेठानी भी खाना लेकर आ जाती है। वैभव अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे बताओ मेरी असली माँ अब कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो सेठानी कहती है, बेटा मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, हम तो कितने सालों से उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो वैभव इस पुरानी जगह पर अपनी माँ के साथ जाता है, जहाँ पर पहले रहा करती थी। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों ने शहर जाकर अपनी माँ को पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं पर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसा ली और अपनी माँ से वास्ता तक नहीं रखा, और पता नहीं बेचारी अब कहाँ दर दर भटकती फिर रही होगी। जब वैभव को इस बात का पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह रो रहा था तो आस पड़ोस के लोग पूछने लगे, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो? तो वैभव ने कहा, मैं उनका बेटा हूँ और ममता मेरी माँ है। अब तो वैभव और सेठानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ढूंढे। वहाँ से निकले तो एक फ़ोन कॉल आती है और वैभव कहता है, ठीक है मैं अभी पहुँच रहा हूँ।
सेठानी पूछती है, बेटा किसका फ़ोन था? तो वैभव कहता है, माँ अस्पताल से फ़ोन था कि अम्मा को मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, उसे ब्लड की ज़रूरत है और जो ब्लड ग्रुप अम्मा का है वही मेरा भी है, इसलिए मैं जाकर उनको ब्लड डोनेट करूँगा, वहीं कहीं भी नहीं मिल रहा है। वैभव हॉस्पिटल जाकर ममता को अपना खून देता है। जल्दी ही ममता ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वैभव उन्हें अपने घर ले आता है। अगले दिन सेठानी सोचती है कि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना कर दे आती हूँ, और जब वह कमरे में जाती है तो देखती है कि अम्मा कंबल ओढ़े सो रही थी। सेठानी कंबल उठाकर देखती है और जब वह ममता को बिस्तर पर देखती है तो हैरान हो जाती है। अब ममता को उठाती है और कहती है, अरे ममता तुम, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ममता भी सेठानी को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मैडम जी आप, अगर आप यहाँ हैं तो मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? मुझे अपने बेटे को बस एक बार देखने दो। तभी दरवाजे से आवाज़ आती है, माँ यहाँ है आपका बेटा। वैभव की आवाज़ को सुनकर ममता की सांस जोर जोर से चलने लगी थी। उसे जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वैभव अपनी माँ के पास आता है। ममता अपने गले से लगा लेती है और उसके माथे को बार बार चूमने लगती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। सेठानी जी उन दोनों को देखकर सोच रही थी, देखो तो भगवान का कैसा न्याय है। माँ बेटे को चाहे सारी दुनिया अलग करे, लेकिन वह अलग नहीं हो सकते हैं। माँ बेटा चाहे जहाँ भी रहें, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से ही जुड़कर रहते हैं। सेठानी भी ममता से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। अपने कलेजे के टुकड़े को आपने हमें सौंप दिया था, लेकिन हमने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाकर तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। ममता कहती है, नहीं नहीं मैडम जी, सेठ जी ने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वह तीनों गले लग जाते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं। वैभव ममता को कहता है, माँ अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इतना सुनकर ममता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।